अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बड़ी अहम खबरें हैं इस व्लॉग में आपके साथ डिस्कस करनी है। 4-5 खबरें हैं और मेरी कोशिश होगी कि इख्तिसार के साथ आपको ये खबरें दे दूं। मैं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, इसका एजेंडा क्या था और क्या बातचीत हुई, कुछ चीज़ें आपके सामने रखेंगे। फिर बात की है कुछ मौलाना फजल रहमान साहब ने हैरानकुन तौर पर बड़ी मफाहमत की बात की है और एक सियासी गुंजाइश नामी फार्मूला उन्होंने निकाला है। ये यकायक मौलाना साहब को क्या हुआ, कहाँ से उनको इतनी जमहूरियत की याद आना शुरू हो गई और क्यों वो तमाम जमातों से बातचीत पर आमादा नजर आने लगे, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है आपके सामने रखेंगे। फिर कुछ बात करेंगे कि जी ज़्यादातर लोग जो हैं वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बात कर रहे हैं कि जी उसमें अब आगे जो लोग आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे वो उसकी तरफ जा रहे हैं। तो इस सिलसिले में कुछ चीज़ें आपके सामने रखेंगे बड़ी इंटरेस्टिंग सी, और लास्ट में थोड़ी सी बात करेंगे फ़लस्तीन की सूरत हाल के हवाले से भी। तो जल्दी से मैं स्टार्ट हो जाती हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की बात हो जाए। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आज मुनक़िद हुई और उसमें यकीनन पाकिस्तान के जो टॉप अस्करी ब्रेन हैं सारे बैठे और गुफ्तगू हुई। ज़्यादातर जो इसका मौजू था ज़ाहिर है कि वो फ़लस्तीन की सूरत हाल के हवाले से था और इसमें इस अज़्म का इजहार किया गया कि पाकिस्तान हमेशा की तरह फ़लस्तीनियों की हर तरह की सियासी, सफारती और अखलाकी हमायत जारी रखेगा और ये भी कि बिल्कुल जो एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम है, जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, उसके साथ खड़े हैं। इसराइल की तरफ से जो बर्बरियत है वो नहीं होनी चाहिए। फौरी तौर पर जो इंसानी हुकूक हैं उनकी बात की गई है कि उनका ध्यान रखा जाए। तो ये जो डिक्लेरेशन है ये आया है सामने। और इसके बाद एक बात इसमें ये भी थी बड़ी इम्पॉर्टेंट कि दुश्मन के इशारों पर जो लोग भी काम कर रहे हैं उनसे सख्ती से निपटा जाएगा, उनके साथ कोई नरमी नहीं की जाएगी। तो अगेन ये एक मैसेज जो है बड़ा मीनिंगफुल है और ये किसके लिए है आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और ये अगेन उसी पॉलिसी का एक तसलसल नज़र आता है, क्योंकि बार बार ये बात होती है कि जनाब अंदर भी इदारे की बहुत सारी सोच है कि कुछ लोग इस बात के ख्वाह हैं कि अब हमें किस तरफ जाना है, किस तरह आगे अपनी पॉलिसी को बढ़ाना है। तो इस चीज़ के ऊपर मुख्तलिफ राय हैं लोगों की, लेकिन अल्टीमेटली जाहिर है जब एक फ़ैसला होता है तो सब उसी चीज़ के ऊपर स्टिक करते हैं। तो ये खबरें अपनी जगह, लेकिन पहले इससे पहले भी जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हो, फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हो, या फिर अब जो हाल ही में आज के दिन कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, एक बात बार बार तसलसल से की जाती है, चाहे वो DGISPR भी प्रेस ब्रीफिंग दें या कोई भी जो DGISPR की तरफ से बाहर कोई एलामिया जारी हो, प्रेस रिलीज हो, तो उसमें ये चीज़ बड़ी क्लियर है कि ये एक तयशुदा बात है कि भाई कोई नरमी नहीं होगी फौज की तरफ से। कोई अगर ये सोच रहा है कि कोई मफाहमत की बात होगी या कोई आम माफ़ी की बात होगी या आगे देखने की बात होगी, तो इस किस्म की कोई चीज़ का इंदिया जो है वो कम अज़ कम इस प्रेस रिलीज़ में या इस डिक्लेरेशन में तो नज़र नहीं आता। और ये पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है कि जो मर्ज़ी हो जाए, चाहे अब बहुत सारे लोग इस पर तज्ज़िया कर सकते हैं कि जी मौजूदा जो पाकिस्तान में इस वक्त पॉलिसी एस्टेब्लिशमेंट की, क्या वो इदारे के लिए फ़ायदे का बाइस है या नुकसान का बाइस है, क्या इससे कोई मोहब्बत बढ़ रही है इदारों की या इदारों के खिलाफ नफरत बढ़ रही है। बल्कि आज मैं इस पे एक ये खबर भी आपके साथ शेयर कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आज एक फैसला दिया उसमें बड़ा कैटेगोरिकली ये बात की गई है कि अगर आप लोगों के ऊपर गद्दारी के मुकदमे बनाते हैं, अगर आप लोगों को दहशतगर्द साबित करते हैं, अगर आप लोगों को इस तरह से साबित करते हैं कि जैसे वो मुल्क दुश्मन है, तो इसके ऊपर, इस बुनियाद के ऊपर जो की गई कार्रवाइयां हैं उससे लोगों के अंदर इदारों के लिए मोहब्बत नहीं बढ़ती बल्कि मजीद नफरत बढ़ती है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात अपने तहरीरी फैसले में भी लिखी है। आपको मैं ये बता दूं कि जो ARY के उस वक्त के डायरेक्टर न्यूज़ थे, उनको अमाद यूसुफ को जो एक गद्दारी के मुकदमे में एक सारा उनके ऊपर प्रोसेस चल रहा था, तो इस केस के हवाले से फैसला जो आया है उन्हें बरी भी कर दिया गया बाइज्जत और मुकदमा भी ख़त्म कर दिया गया। और साथ ही ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी इंपॉर्टेंट आई हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो इदारे की एक सोच है वो मैंने आपके सामने रख दी है। तो अब आप देख लें कि इससे अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि आगे भी जो हालात हैं वो पाकिस्तान के किस रुख जा रहे हैं। बाकी जो फ़लस्तीन की सूरत हाल है उसके हवाले से जो पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ है थ्रू आउट, उसी को आगे बढ़ाया गया। दूसरी जो एक अहम चीज़ है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना जा रही हूँ, वही मौलाना फजल रहमान साहब ने एक सियासी गुंजाइश के फार्मूले की बात की है।
मौलाना फजल रहमान साहब से गुज़श्ता शब जरदारी साहब की मुलाकात हुई है और उसके बाद फिर दोनों रहनुमाओं के दरमियान जो गुफ्तगू हुई उसके बारे में मौलाना साहब ने आज जो सहाफ़ियों से बातचीत की है उसमें उन्होंने कहा कि अगर तमाम सियासी जमातें एक दूसरे के लिए गुंजाइश नहीं निकालेंगी तो फिर नुकसान जमहूरियत का होगा और किसी एक सियासी जमात का नुकसान नहीं होगा बल्कि तमाम सियासी जमातों का नुकसान होगा। और फिर उन्होंने कहा कि बेशक हमारे बहुत से इख्तलाफात रहे हैं भुट्टो ख़ानदान से, जरदारी ख़ानदान से और भी, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे उनके साथ ताल्लुकात हैं, फिर भी हम एक सियासी रवाबित रखते हैं और यही उनका ख्याल है कि जमहूरियत को मजबूत करने की तरफ एक कदम है कि तमाम सियासी जमातों को कौमी धारे में रहते हुए उनके साथ बातचीत की जाए, मुफाहमत की जाए और सबको गुंजाइश दी जाए, स्पेस दी जाए। तो मौलाना फजल रहमान जब ये बात करते हैं तो उन्होंने इसमें ये नहीं कहा कि जी तहरीक इंसाफ के अलावा, दैट मीन्स कि वो तहरीक इंसाफ के समेत सब लोगों, सब सियासी जमातों की बात कर रहे हैं। और इससे पहले भी मैंने आपको बताया था एक दिन कि मौलाना फजल रहमान साहब ने एक जलसे में तकरीर करते हुए कहा कि मुझे ये मुनासिब नहीं लगता कि मेरा हरीफ जेल में हो और मैं उसको बुरा भला कहूँ, और इमरान खान साहब की तरफ वो इशारा कर रहे थे। तो ये यकायक मौलाना साहब को क्या हुआ है आपके ख्याल से? क्या वो एकदम इमरान खान से जो उनकी नफरत थी वो ख़त्म हो गई? क्या वो एकदम जो PTI को सफ़ा हस्ती से मिटाने की बात करते थे, क्या एकदम उनको कोई ऐसा ख्वाब में आके इल्हाम हो गया? उन्होंने भी किसी रूहानी बुजुर्ग से मशवरा कर लिया और फिर उन्हें ये कहा गया कि वैसे तो वो मेरा ख्याल है बकल्लम खुद को रूहानी बुजुर्ग ही समझते हैं, लेकिन क्या उनको भी अचानक से कोई ख्वाब में ये इशारा मिल गया कि नहीं भाई मुफाहमत की बात करनी है? तो ये क्यों उनके दिमाग में ये ख्याल आया है कि मुफाहमत होनी चाहिए? फिर एक दिन मौलाना साहब ये बात करते हैं और उसी दिन की बात है कि जो निगरान वजीर आजम है, निगरान जो वजीर इत्तलात हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब, वो PTI से बातचीत करने के लिए शफकत महमूद साहब के घर चले जाते हैं और वो कहते हैं कि जी साजगार माहौल बनाने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि PTI से भी बातचीत की जाए। और फिर हम ये भी देखते हैं कि सदर अलवी साहब से भी मुलाकातें हो रही हैं और उनकी भी मुलाकातें ना सिर्फ ये कि मुखालिफ जमातों से चल रही हैं बल्कि PTI के वफ़द ने भी आज मुलाकात की। तो आपको ये सब ऑप्टिक्स देख के ऐसा तासुर आ रहा होगा कि जैसे जी मुल्क में बड़ी कोई मुफाहमत की फ़ज़ा बनना शुरू हो गई है और अब PTI के लिए भी कोई गुंजाइश निकलेगी, क्योंकि तमाम जो सियासी जमातें हैं जमहूरी, वो इस बात पर अग्री करती दिखाई दे रहे हैं कि नहीं नहीं अब ये बहुत ज़्यादा हो गया है और जमहूरियत को अब नुकसान भी पहुंच सकता है। अगर ये आज PTI के साथ हो रहा है तो कल ये हमारे साथ भी हो सकता है। तो लिहाजा जी हमें यहाँ पर अपने आप को कहीं ना कहीं रोकना होगा और फिर PTI के लिए भी कुछ स्पेस बनानी होगी। तो आपके ख्याल से ये सब एकदम हो गया है, इसकी कोई वजह नहीं है इसके पीछे? मेरी नज़र में तो खैर ऐसा नहीं है। ऑनेस्टली मेरा तज्जिया जो मैं आपको अपना एक थॉट प्रोसेस देख रही हूँ उसके तहत मुझे ये नज़र आता है कि बेसिकली अब चूंकि आगे आगे मामलात इलेक्शंस की तरफ तो लेके जाने पड़ेंगे, जनवरी में ना भी हों, वैसे तो इलेक्शन कमीशन ने आज डेट दे दी है कि जी 28 जनवरी पोलिंग डे हो सकता है मुमकिन तौर पर, और शेड्यूल भी अनाउंस करने जा रहे हैं। तो अगर जनवरी में ना भी हो, फरवरी में हो, फरवरी में के एंड में हो या मार्च के शुरू में, जब भी हो, लेकिन अल्टीमेटली तो मामलात को इलेक्शन की तरफ लेके जाना है। और अब ये बात जैसे कि तमाम हर तरह के जो हामी सहाफ़ी लगा लें और या तनकीद करने वाले सहाफ़ी लगा लें या आप इंडिपेंडेंट सहाफ़ी कह लें, तमाम तज्ज़ियाकारों और दानिश्वरों के ख्याल में, तमाम सियासी जमातों के ख्याल में ऐसी कोई इलेक्शन की प्रैक्टिस जो है वो काबिल कबूल या एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती जिसमें आप थ्रू आउट ही PTI को बिल्कुल बल्ले का निशान मिटा देंगे या आप बिल्कुल उनको दीवार से लगा के कहेंगे जी वो हिस्सा ही नहीं ले सकते, बैन कर देंगे इस तरह। तो इस बात का खदशा अपनी जगह मौजूद था कि बड़ी तादाद में लोग बाहर नहीं निकलेंगे और फिर ऐसा इलेक्शन जो है एक मुस्तरद इलेक्शन तस्वुर होगा और फिर उसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं होगी और फिर उसके बाद फिर मामलात कैसे चलाएंगे आप, तो आप और फंस जाएंगे। तो ये चीज़ें जाहिर है अगर हम लोग देख रहे हैं, सोच रहे हैं, इस पर बात कर रहे हैं तो मंसूबा साज, फैसला साज भी इसके ऊपर बात करते हैं और उन्होंने मेरी नज़र में इसका ये एक हल निकाला है कि आप इमरान खान को जेल में बंद रखें। इमरान खान के खिलाफ अब आप देख रहे हैं बड़ी तेज़ी से साइफर केस भी एक्टिव करके उसमें भी जल्दी जल्दी सज़ा सुनाने की तैयारी है। फिर 9 मई में भी बड़ी तेज़ी से उनके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है कि अगर साइफर केस में किसी वजह से ना भी सज़ा बनती हो तो किसी तरह 9 मई के मामले में उनको सज़ा सुना दी जाए और उसके लिए तो फिर उनके पास ये भी ऑप्शन है कि जी हम मिलिट्री ट्रायल कर लेंगे ताकि किसी को हमें ये जस्टिफाई भी ना करना पड़े कि केस कैसा हुआ, वाकई इमरान खान कसूरवार था या नहीं था। बंद कमरे में इमरान खान को लेकर जाएं, उसे उधर ही सज़ा सुनाएं और खुदा हाफिज़ बाद बाहर आके बता दें कि सज़ा हो गई। तो बेसिकली पूरी
यानी पूरी कुव्वत से इमरान खान को तो इन्होंने जेल में डालना है, उसको बंद करना है, उसको उम्र कैद सुनानी है, सजाए मौत सुनानी है, जो भी कर रहा है। और ये इनका प्लान है कि उनको तो हमने बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना। -1 पे नहीं राजी होते तो ना हो, हम खुद ही उनको माइनस कर देंगे और उसके लिए उसके बाद जो बाकी तितर बितर पार्टी कर देंगे वो हो रही है। फिर उसके बाद एक तरह से इलेक्शंस की तरफ आप जब जाएंगे ये लोग, तो फिर उनका ख्याल है कि काफ़ी हद तक पीटीआई का जोर कम होगा। प्लस नवाज शरीफ के साथ उनके आने से कुछ ना कुछ वोटर सपोर्टर उनका मुतहरिक होगा, फिर मिल मिला के कुछ धांधली की जाएगी, फिर बाकी जो छोटी छोटी पार्टीज़ हैं उनको इकट्ठा करके कुछ चूचू का मुरब्बा बना के कोशिश की जाएगी कि पीटीआई के जो बाकी भी लोग अगर जीतने में कामयाब हो जाएं तो उनका भी रास्ता रोका जा सके। और अगर फिर भी पीटीआई किसी तौर भी कोई अक्सरियत लेने में, अच्छी खासी नशिस्तें लेने में कामयाब हो जाती है, तो तब भी उसका भी प्लान मौजूद हो सकता है कि जनाब जो बाद में लोग जीत के आए उनको क्यों ना बाद में किसी एक तरीके से कोई फैसला उनसे ले लिया जाए। मिसाल के तौर पर कोई भी उनका फेस बनाया जा सकता है, शाह महमूद कुरैशी फेस बनाए जा सकते हैं, अली मोहम्मद खान हो सकते हैं, असद उमर हो सकते हैं। असद उमर साहब भी एक अभी तक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि आगे उनको भी लाया जा सकता है पीटीआई के लिए। तो उनकी यानी पीटीआई की तरफ से नहीं, दूसरी तरफ से मैं बात करूं तो बहरहाल कोई भी इस तरह का काम करके एक ऐसी शख्सियत का चेहरा दे दिया जाए कि जो एक्सेप्टेबल हो, या फिर वो खुद बाद में अल्टीमेटली फैसला करे कि जी हम तो इस चीज़ को इनके साथ मिलकर जो है वो चल रहे हैं। तो इस तरह का कुछ गेम प्लान नज़र आ रहा है कि इलेक्शन को बेसिकली एक लेजिटिमाइज करने के लिए, उनको कानूनी तौर पर एक हैसियत देने के लिए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करके अब बाकी मानदा जो पीटीआई है उसके लिए महान बनते हुए सब ये शो कर रहे हैं कि देखें जी सियासी जमातें भी अचानक महान बन रही हैं कि देखें हम बड़ी स्पेस की बात करें, मफामत की बात करें, अगरचे हमारी हरीफ रही फिर भी हम नहीं समझते। भाई ऑलरेडी आप लोग सोए हुए थे जब से 1.5 साल से, जो कुछ आप लोगों ने जो जुल्म सितम, जो हद दर्जे की गिरावट हो सकती थी पीटीआई के साथ वो की गई है। उनके घर नहीं छोड़े गए, उनके कारोबार नहीं छोड़े गए, उनके ऊपर ज़हनी तशद्दुद हुए, उनके ऊपर फिजिकल तशद्दुद हुए, उनकी ख़वातीन बंद हैं, सब कुछ तो आपने कर लिया, बच्चे तक उनके मर गए। और उस वक्त तक आप लोगों की किसी की ना गैरत जागी, ना किसी को जमहूरियत की कोई फिक्र लाहक हुई, और ना किसी को ये ख्याल आया कि मुफाहमत नाम की कोई भी चिड़िया होती है। तब तो आप सब हवा के घोड़े पर सवार थे कि इनको निकालो, ये दहशतगर्द हैं, इनके साथ बात नहीं हो सकती। सब ने एक ही राग पकड़ा हुआ था आके टीवी पे बजाने के लिए। और अब जब सब कुछ आपने कर लिया और हर तरह का आपने उनको नुकसान पहुंचा लिया, और इमरान खान का भी एक तरफ से अपनी तरफ से तो आप बंदोबस्त कर बैठे हैं, तो फिर उसके बाद अब आपको अचानक अच्छा बनने का ख्याल आ गया कि हाँ जी अब हम इनको गले लगा के ये तासुर दें कि हम बड़े आपके साथ आला ज़रफ़ी से मिल रहे हैं। और अब आप बेसिकली इनकी अपनी ज़रूरत है कि ऐसा एक इलेक्शन हो सके जिसमें पीटीआई इमरान खान को आने भी ना दिया जाए और कानूनी हैसियत भी मिल जाए, इलेक्शंस को एक काबिल कबूल सूरत भी मिल जाए, और इस तरह से फिर जो है मामलात को आगे चलाया जाए। तो फिलहाल जो मेरी अक्ल और दानिश कहती है कि ये रातों रात अचानक नहीं सब अच्छे बच्चे बन गए, ये मफाहमत की बातें, ये प्यार मोहब्बत की पींगे, ये बिला वजह नहीं है। इनके पीछे भी बाकायदा एक वजह है, और वो वजह यही नज़र आती है कि मफाहमत की बात करके लेजिटिमेसी दी जाए। और अब यही बात जो है इवन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी करती नजर आई है कि जी आगे चल के हो सकता है पीटीआई से भी हमारा इत्तेहाद हो जाए। अब अंदाज़ा लगाएं कि भाई अभी आप जुमा 8 दिन हुए हैं, ये तमाम लीडर पीटीआई और चेयरमैन पीटीआई को बुरा भला कहते हुए, गालियां देते हुए, पता नहीं क्या क्या उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाते हुए, उन्हें मुल्क दुश्मन करार देते हुए, उनको पता नहीं क्या क्या कहते हुए आप जो है अलग हुए। और अब आपको ये नज़र आ रहा है कि हाँ कल को हम उनके साथ भी बैठ सकते हैं। महमूद मौलवी साहब ये ऐलान कर रहे थे काशिफ अब्बासी साहब के शो में बैठ के कि जनाब कल को कुछ भी हो सकता है, अगर उन्हें ज़रूरत पड़ी तो हम जमहूरियत की खातिर साथ जुड़ जाएंगे। तो ये तो इन लोगों के हालात हैं। और वो आगे से फरमा रहे हैं कि चूंकि इस वक्त फेवरेट आईपीपी है तो इसलिए बहुत सारे लोग ऑटोमेटिकली इसमें शामिल हो रहे हैं। अब आपको मैं फेवरेटिज्म का इनका हाल बताऊं, जिसको ये कह रहे हैं कि जी हम फेवरेट हैं। मैंने आज चेक किया तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जिसको बने हुए तकरीबन 5 महीने हो रहे हैं, आपको मालूम है कि ट्विटर पर इनके फॉलोअर्स कितने हैं? 940 फॉलोअर्स हैं पूरे। जब तक मैं आपसे बात करी हूँ उस वक्त तक 940 फॉलोअर्स हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के ट्विटर के ऊपर।
ठीक है, मान लिया सोशल मीडिया की सिर्फ पावर नहीं होती वैसे भी, लेकिन आपने अभी तक देखा है कि कोई इनका जो जलसा हुआ हो, कोई कहीं पे इन्होंने कोई कॉर्नर मीटिंग करके कोई अपनी स्ट्रेंथ शो की हो? कहीं पर ये लोग एग्जिस्ट नहीं करते। और बातें इनकी आप सुने कि हम फेवरेट हैं और हम पंजाब में बड़ी सीटें ले लेंगे और फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो हो सकता है हम PMLN या PTI किसी के साथ भी जा सकते हैं। इस तरह की ये हंसी मजाक की बातें कर रहे हैं, लेकिन इनकी हैसियत क्या है वो आपको भी पता है और ख़ुद इनको भी पता है। और जी लास्टली मैं थोड़ी बात कर लूँ कि फ़लस्तीन की सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक है। यहाँ पर जो अभी रिसेंटली इसराइल ने एक अटैक किया है उसके नतीजे में अभी तक की इत्तलात के मुताबिक काफ़ी संगीन सूरत हाल है। 300 फ़लस्तीनी जो हैं वो ओवरऑल जो है 92 फ़लस्तीनी इस हमले में शहीद हुए हैं, जबकि ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो 3000 फ़लस्तीनी अब तक जो ये पूरी जंग जारी है से जाँ बहक हुए हैं और 12,000 से ज़्यादा जो है वो ज़ख्मी हैं। अफसोस की जो ज़्यादा बात है, जो सबसे ज़्यादा परेशान कुन बात है वो ये कि हर 10 मिनट के बाद एक फ़लस्तीनी बच्चा शहीद हो रहा है, अगर हम एवरेज बनाएं। मतलब मेरा कहने का ये है कि ज़्यादातर इस जंग का जो ईंधन बन रहे हैं वो मासूम बच्चे बन रहे हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं है इस सारी जंगज़दा दुनिया से, कोई इनका लेना देना नहीं है इस सारी धक्कम पेल से जो यहाँ पर चल रही है। इनका बस कसूर इतना है कि ये गज़ा में पैदा हो गए, ये फ़लस्तीनी के घर में पैदा हो गए, इसलिए इनको जीने का भी हक़ नहीं है। ये बच्चे इस वक्त बड़ी तादाद में शहीद हो रहे हैं, ज़ख्मी हो रहे हैं, और इनके जो विजुअल्स आते हैं, जो वीडियोज़ आती हैं, यकीन मानिए वो देखा नहीं जाता, दिल चीर देती हैं। और हर 10 मिनट के बाद एक बच्चा शहीद हो रहा है, एवरेज अभी तक हम बात कर रहे हैं। अब इसमें जो अपडेट्स आ रही हैं उसके मुताबिक जो बाइडन भी अब इसराइल पहुंच रहे हैं, वहां पर बड़ा इम्पॉर्टेंट इनका पहुंचना होगा। देखते हैं कि ये अल्टीमेटली फिर क्या फैसला करते हैं, क्योंकि कल तो ये इंटरव्यू में ये बात करते नजर आए कि मुहासरा ख़त्म होना चाहिए। जो बाइडन के ऊपर थोड़ा प्रेशर भी है और अब जाहिर है उन्हें भी अंदाज़ा हो रहा है कि अगर ये जंग बढ़ी तो ख़ुद इसराइल के साथ साथ अमेरिका के लिए भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो अब उन्हें इसराइल को जाके क्या मैसेज देते हैं ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा, और ये अगले 1-2 दिनों में ही सूरत हाल वाज़े कर देगा कि आगे ये जंग का जो फ्यूचर है अभी लंबा है या फिर इसमें कोई हम देखेंगे कि कुछ सोल्यूशन की तरफ बात जाती नज़र आती है। अभी फ़िलहाल फौरी तो खैर नज़र नहीं आती, लेकिन कम से कम जंग बंदी हो, कम से कम उन तक कुछ रसद पहुंचे, कम से कम जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ बदतरीन हो रही हैं उनके ऊपर थोड़ी ब्रेक लगे, कुछ ना कुछ तो कोई उसमें हमें चेंज नज़र आए, तो फिर उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे कोई सिचुएशन को पीसफुली हैंडल किया जाए। लेकिन अब ये देखना होगा कि अल्टीमेटली अगले जो 48 घंटे हैं उसमें क्या सिचुएशन डेवलप होती है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।